कि जिन चीज़ों को रसल ने आखिर तक नहीं छोड़ा, पहले उन पर विचार करेंगे हम। प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी जो शुरू किताब लिखी उन्होंने, वो 1892 में लिखी। उसमें बहुत सारी नए नए दृष्टिकोण आते गए, तो ये नई नई फिलॉसफी देते रहे, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जिसको इन्होंने नहीं छोड़ा। अब ये बहुत लंबा विश्लेषण है हमारे सल की, क्योंकि प्रोलिफिक राइटर हैं, बहुत लिखा है। बात यह है कि ये लॉर्ड रहे, हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा में होते हैं ना, तो ऐसे राज्यसभा के मेंबर रहे, बड़ी सुविधाएं थी, इसलिए लिखते रहते थे खूब, हर तरह की सुविधाएं थी, तो खूब लंबा चौड़ा लिखा है इन्होंने, रसल ने। और ख़ास तौर से प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो किताब है 2 वॉल्यूम में, जिसको हमने कहा कि आज मॉडर्न एल्जेब्रा का आधारभूत ग्रंथ है, वो 2 वॉल्यूम में है। तो इस तरह से रसल ने बहुत कुछ लिखा है, उनको छोड़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं। एक चीज़ ऐसी है जिसको इन्होंने शुरू में प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी में शुरू किया था और आखिर तक नहीं छोड़ा, अब तक नहीं छोड़ा। 1927 तक, जब तक इन्होंने अंतिम फिलॉसफी की किताबें लिखी, बाद में तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी में चले गए, पॉलिटिकल साइड में चले गए, और पॉलिटिकल साइंस के साथ ये एजुकेशन फिलॉसफी में चले गए। इनकी किताब जो है एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर, वो एजुकेशन में बड़ी इम्पोर्टेंट किताब मानी जाती है, लेकिन उस किताब का जो निष्कर्ष है वो इतना इम्पोर्टेंट है सारी वर्ल्ड के लिए, और एजुकेशन को सुधारने के लिए, और पॉलिटिकल साइंस को सुधारने के लिए। उसका निष्कर्ष क्या है, उस किताब का इन्होंने निष्कर्ष निकाला है एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर में, बड़ा कि एजुकेशन किस तरह सोशल ऑर्डर को डिटरमिन करती है। डेमोक्रेसी के अंदर लॉ से आप चेंज नहीं ला सकते, डेमोक्रेसी के अंदर आप एजुकेशन से चेंज ला सकते हैं। आप अगर कोई चेंज लाना, समाज में चेंज लाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर दो एजुकेशन में, और जब वो एजुकेशन में चली जाएगी तब वो सोसाइटी में चेंज का कारण बन जाएगी। लॉ को लोग वायलेट भी कर देंगे, लॉ को फॉर्मेलिटी भी हो जाएगी, लॉ से चेंज नहीं आएगी, लोग पुरानी परंपरा। लेकिन एजुकेशन तो बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, लेकिन उसमें जो निष्कर्ष निकाला है वो हर एक डेमोक्रेसी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो निष्कर्ष ये है कि इफ़ डेमोक्रेसी इज़ फेलिंग, अब जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में गुंडागर्दी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो डेमोक्रेसी इज़ फेलिंग को क्या करोगे? कभी आपने कह दिया जी पार्टी बदलने का कानून बना दिया, कभी कोई कानून बना दिया, ये कानूनों से डेमोक्रेसी नहीं संभलती। तो मैंने लिखा कि इफ़ डेमोक्रेसी इज़ फेलिंग देन एजुकेशन मस्ट बी फेलिंग समवेयर। डेमोक्रेटिक मैन पैदा नहीं कर पा रही है एजुकेशन, इसलिए डेमोक्रेसी फेल हो रही है। डेमोक्रेसी को सुधारना है तो एजुकेशन को सुधारो। डेमोक्रेसी में करप्शन है बहुत ज़्यादा, डेमोक्रेसी में हर तरह के झूठ कपट है सब। अगर इस सबको संभालना चाहते हो आप, तो ये देखो वेयर एजुकेशन इज़ फेलिंग। एजुकेशन डेमोक्रेटिक मैन क्यों नहीं पैदा कर पा रही, और एजुकेशन को अगर आपने वहाँ से वो कर दिया तो डेमोक्रेसी अपने आप सुधर जाएगी। मैं इस रसल की सिद्धांत को सही मानता हूँ बिल्कुल। तो जब ये बिहार में, काफ़ी दिनों पहले की बात है, बहुत लंबी चौड़ी, उस समय लालू का ज़माना था, तो वहाँ बिहार की असेंबली में मुक्केबाजी हो रही है, लोग एक दूसरे की गर्दन पकड़ रहे हैं। तो लोग कहने लगे कि देखो ये भारत के हमारे राजनीतिक लोग जो हैं, क्या इनका व्यवहार है। मैंने कहा भाई साहब ये राजनीतिक लोगों का व्यवहार नहीं है, हमें सर पीटना चाहिए एजुकेशनिस्ट को। हमने यही लोग पैदा करके दिए हैं समाज को,
हमने समाज को इतना भी नहीं सिखाया कि हाउ टू बिहेव, सिविलाइज तरीके में कैसे व्यवहार करो। तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है, इनकी नहीं है। जैसा माल तुम पैदा करोगे, और मैंने कहा नहीं तो रसल को पढ़ लो। रसल ने यही लिखा है, डेमोक्रेसी अगर फेल हो रही है तो एजुकेशन मस्ट बी फेलिंग समवेयर। तो खैर रसल की किताबें बहुत सारी हैं, अब उन पर सब। एक किताब जो मैरिज एंड मॉरल है, सोशोलॉजी की किताब, वो भी बड़ी एक मास्टरपीस किताब है। पहले तो उन्होंने अपनी इंग्लिश सिविलाइजेशन को और अमेरिकन सिविलाइजेशन को कंपेयर किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं उन्होंने। वो कहते हैं कि हमारे इंग्लैंड में क्या होगा कि अगर कोई आदमी फ्रिज लेके आया है तो वो फ्रिज को रसोई में रखेगा, क्योंकि वहाँ यूज़ होती है फ्रिज में। खाना पकेगा तो फ्रिज में रख दो, ख़राब नहीं होगा। खाना पकाने की चीज़ें हैं वो फ्रिज में रख दो, ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अमेरिकन अगर कोई आदमी फ्रिज लाएगा तो वो दिखाने के लिए ड्राइंग रूम में रखेगा उसको। अमेरिकन कल्चर में दिखावा ही दिखावा है। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। रसल कहता है कि हमारे यहाँ किसी स्कॉलर के घर जाओगे तो वो जो किताबें मिलेंगी वो फटी हुई मिलेंगी। उसने 20 बार पढ़ा है तो कितने पेज फट गए हैं, या 20 आदमियों ने उस किताब को पढ़ा, कितने पेज फट गए हैं। लेकिन अमेरिकन में जाओगे तो शेल्फ में किताबें ऐसी रखी होंगी बड़ी सुंदर, और अगर देखोगे तो अंदर से ऐसा लगेगा किसी ने कभी पढ़ी नहीं कोई किताब। इतनी साफ और सुथरी, हर एक पेज ऐसा होगा। तो कहते हैं वहाँ किताबें शेल्फ में रखने के लिए लाई जाती हैं, हमारे यहाँ किताबें पढ़ने के लिए लाई जाती हैं। सारी बातें करते करते एंड में उन्होंने कहा है कि मैग्ना कार्टा सबसे पहले हमारे यहाँ बना था इंग्लैंड में, जिसमें औरतों को डाइवोर्स का राइट दिया गया था। औरत भी डाइवोर्स दे सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इंग्लैंड में ये सब होते हुए भी सारे हमारे फैमिली के डिस्प्यूट जो हैं वो बिहाइंड दी पार्लर, क्योंकि हमारे समाज की, सोसाइटी की जो शर्म है, जिसको हम सिविलिटी कहते हैं, वो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में लॉर्ड्स हैं बड़े बड़े ऊँचे, घर की बदनामी ना हो तलाक के लिए। और कहते हैं अमेरिका में एक लेडी ने 46 बार तलाक दी, और उसके बाद भी उसने लिखा कि अमेरिका का लॉ बड़ा टाइट है। जिस आदमी के साथ में एक हफ्ते भी नहीं रहना चाहती थी, अमेरिकन लॉ की वजह से मुझे एक हफ्ते उसके साथ गुजारा करना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैरिज एंड मॉरल में उन्होंने, उसके बाद उन्होंने उसका कारण लिखा है रसल ने, कि इंग्लैंड में जब इसने कोलंबस ने अमेरिका को तलाश किया तो वहाँ देखा बैरन लैंड पड़ी हुई हैं। वहाँ के लोग तो जंगली लोग थे, वो खेती वेती करना जानते नहीं थे अपने फलों वलों का। तो वहाँ ज़मीनें बैरन पड़ी हुई थी, किसी ने जोती नहीं थी। तो जब उन्होंने आके बताया कि, तो इन्होंने क्या किया इंग्लैंड में कि जो लॉर्ड थे यहाँ के, उन लॉर्ड ने अपने नौकरों को कहा कि तुम वहाँ चले जाओ। स्लेव्स को भेज दिया वहाँ ज़मीन पे काम करने के लिए, खुद इंग्लैंड में बैठे रहे। वो स्लेव जो हैं, लेबर जो है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, और बड़ी मेहनत करके खूब पैदा किया उन्होंने। जब खूब पैदा किया तो खूब खाया। तो कहते लेबर जो है वो खा करके क्या करता है कि जब उसे रजकने के लिए, खूब खाने के लिए मिल जाए, तो कल्चर प्रोड्यूस नहीं कर सकता वो। ही कैन प्रोड्यूस ओनली फाउल स्मेल। ज़्यादा पेट भरा हो तो आदमी फाउल स्मेल ही पैदा करता है। तो कहते हैं अमेरिका में जो लोग गए वो कल्चर्ड लोग नहीं थे, इसलिए अमेरिका में कल्चर पैदा नहीं हुई। कल्चर इंग्लैंड में हमारे यहाँ पैदा हुई। ट्रेडिशंस हमारी बड़ी ऊँची हैं। हम तो अमेरिकन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वो अमेरिकन कल्चर जो है वो तो स्लेव्स, नौकरों की कल्चर है, और उसमें क्या, पेट खूब भर जाना चाहिए, रोटी मिल जानी चाहिए और ऐश मिल जाना चाहिए। तो रसल की वो किताब भी बड़ी मास्टरपीस किताब है। हालांकि वो सोशियोलॉजी की किताब है, हमारी नहीं किताब है। तो हम अपनी किताब में प्रॉब्लम फिलोसफी का देखते हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम फिलोसफी में
जो इशू उस समय उठाया और अब तक उसको आखिर तक नहीं छोड़ा, हम ऐसे ही इशू लेंगे जो लेते रहे और छोड़ते रहे, लेते रहे छोड़ते रहे। लैंग्वेज के इशू हैं उनको छोड़ते रहे, एनालिसिस के इशू हैं उनको दिया, एनालिसिस वालों के साथ फिर छोड़ दिया। क्योंकि रसल कहते रहे कि मुझे जब तार्किक दृष्टि से कोई वीकनेस दिखाई देती है, मैं डीपली रैशनल हूँ, बुद्धिवादी हूँ मैं पक्का, इसलिए जब मुझे थोड़ी सी भी लॉजिकली कोई कमज़ोरी दिखाई देती है तर्क में या किसी में, तो इमीडिएटली मैं उसको त्यागने में कोई किसी तरह की भी संदेह नहीं रखता मन में, छोड़ देता हूँ उसको, क्योंकि मैं परफेक्टली लॉजिकल होना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ उन्होंने क्या दी कि नॉलेज का उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी नॉलेज से की। साइकिल ऑफ फिलॉसफी की प्रॉब्लम असली है नॉलेज, जिसको लोग अब तक ज्ञान कहते हैं कि ये ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, तो ज्ञान है भी या नहीं है। किस ऑब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त करें ये भी अभी तक हमें पता नहीं। कोई आदमी कहता आत्मा का ज्ञान ज्ञान है, कोई कहता भगवान का ज्ञान ज्ञान है, कोई कहता है कि नक्षत्र का ज्ञान ज्ञान है, यूनिवर्स का ज्ञान ज्ञान है। तो किस चीज़ का ज्ञान ज्ञान है जो हमें सत्य की तरफ ले जा सके, तत्व की तरफ ले जा सके। एक तो ये देखना है। दूसरे के ज्ञान का सही तरीका क्या है, सही तरीके से ज्ञान कैसे आएगा। तो रसल ने इसके लिए दो चीज़ें बताई हैं। रसल ने कहा एक है नॉलेज बाय एक्वेंटेंस और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। दो तरह की नॉलेज हमारे सामने है। ये हमने पहले भी गणित के साथ देख रहे थे कि नॉलेज ऑफ ट्रुथ एंड नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये अलग अलग चीज़ें हैं। नॉलेज ऑफ ट्रुथ तो मैथमेटिक्स में और लॉजिक में ही आती है। अब ना नॉलेज ऑफ हमारे पास जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनकी नॉलेज कैसे आएगी हमारे पास। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ना लिया नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, सीधे संबंध ज्ञान से हम सीधी जानकारी प्राप्त करें। एक्वेंटेंस माने पहचान, सीधी पहचान हमारी। तो रसल ने कहा जैसे मेरे सामने एक मेज़ रखी है, मैं मेज़ को टच नहीं कर सकता, मैं मेज़ को देख नहीं सकता। क्या है मेज़, मुझे क्या दिखाई दे रही है, ए पैच ऑफ रेड कलर, लाल 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 बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबी एक्सटेंशन है लाल लाल की। फिर एक चौकोर चीज़ दिखाई दे रही है, डायरेक्ट मेरी एक्वेंटेंस उससे हो रही है, सीधा संबंध मेरा, चौकोर चीज़ दिखाई दे रही है। फिर मैंने हाथ बढ़ाया, मुझे हाथ बढ़ा के मैंने उसको छुआ तो कोई हार्ड चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कोई हार्ड चीज़ है। तो मैंने हार्ड को छुआ तो पता लगा कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रही है इससे। तो ये हार्ड होते हुए भी इसके अंदर ऐसी शक्ति है कि कहीं चीज़ खोखले इसमें सुराख होंगे, कहीं बारीक बारीक जो दिखाई नहीं दे रहे, कि इसमें से खटखट खटखट की आवाज़ ये आती है। तो कहते ये चीज़ जो मेरे डायरेक्टली आ रही हैं सामने बिल्कुल, जिनको मैं बिल्कुल सीधा देख रहा हूँ और कहीं उसमें किसी तरह से संदेह नहीं हो रहा, ज़रा भी थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, तो इनको मैं कहता हूँ सेंस डेटा, इंद्रिय प्रदत्त। मेरी इंद्रियां जो मुझे बाहर से ला के दे रही हैं, वो सारी की सारी मुझे ला के सेंस डेटा दे रही हैं। ऑब्जेक्ट का ज्ञान नहीं हो रहा, मुझे टेबल नहीं दे रही हो ला करके, मुझे सेंस डेटा दे रही हैं। अलग अलग सेंस जो है, आवाज़ सुनी कानों ने, हार्डनेस देखी हाथ ने, कलर देखा आँख ने, एक्सटेंशन भी देखी आँख ने, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि सेंस डेटा में, तो रसल ने तो बहुत लंबा चौड़ा, रसल का बहुत बयान लंबा चौड़ा,
तो रसल ने कहा कि हमारी जो डायरेक्ट नॉलेज है, नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, ये हमें कभी धोखा नहीं देती। इस नॉलेज बाय एक्वेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करने लगता हूँ। बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबा लिखा हुआ है, रसल बड़े प्रोलिफिक राइटर हैं, खूब लिखते हैं, लंबी लंबी चीज़ें लिखते हैं। तो नॉलेज बाय एक्वेंटेंस पर रसल ने बहुत लिखा है। सेंस डेटा क्या हैं, सेंस डेटा कैसे रिसीव होते हैं, इसमें रसल कई जगह थोड़ा बहुत तो हिल जाते हैं, कई बार न्यू रियलिस्ट के साथ चले जाते हैं, कई बार रियलिस्ट के साथ चले जाते हैं। न्यू रियलिस्ट तो ये कहते हैं कि जो चीज़ हमें जैसी दिखाई देती है वो वैसी ही अस्तित्व में है। रियलिस्ट कहते हैं नहीं, हमें देखना चाहिए कि उसका रियल सेंसेशन क्या है उसके। तो उन्होंने एग्जांपल दी कि पानी के गिलास में एक पेंसिल रख दीजिए, तो मुझे क्या दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी पेंसिल वो। तो न्यू रियलिस्ट कहेंगे कि पेंसिल, मैं ये कहूँगा पेंसिल टेढ़ी है, पर रियलिस्ट कहेंगे कि नहीं, मैं पेंसिल को निकाल के, पेंसिल क्या है इसका सेंस डेटा जब देखूँगा तो सीधी दिखाई देगी। वो जो कंडीशन है मीडियम है, उसको मीडियम को हटा दूंगा मैं, और मीडियम को हटा के देखूँगा। तो रसल दोनों चीज़ों में कंफ्यूज भी हैं, और लेकिन दोनों चीज़ों को मानते हैं। तो नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, देखिए ये मानते हैं कि जो सेंस हमें दे रहे हैं नॉलेज, इसको कहते हैं सेंस डेटा, वो सेंस डेटा हमें सामग्री दे रहे हैं। सारे ज्ञान की सामग्री हमारे सेंस डेटा से आती है। ये सेंस डेटा बिल्कुल सिंपल होते हैं। इसलिए जब मैं कहूँगा कि मेज मेज नहीं है, मैं इसको एनालाइज करूँगा, इट इज़ रेड, इट इज़ स्क्वायर, इट इज़ हार्ड, इट इज़ साउंड प्रोड्यूसिंग, तो मैं इट से ही इसको शुरू करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा मेज लाल है, मेज चौकोर है, बल्कि मैं ये कहूँगा। और फिर बाद में क्या करूँगा, बाद में ये करूँगा कि सारी चीज़ों को मिला करके कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इट इज़ मेज। मेज जो है वो रियल नहीं है मेरे सामने, मेज नाम की कोई चीज़ भी नहीं है मेरे सामने सेंस डेटा है। जब इन सेंस डेटा को हम मिलाना चाहते हैं तो हमारा माइंड इंटरफियर करता है, लॉक की तरह से। जैसे लॉक ने कहा, कॉम्प्लेक्स आइडिया जो बनाते हैं हम, उसमें माइंड की इंटरफियरेंस वजह से गलती होने की संभावना रहती है। ये मेज है या कोई तख्त है, कोई किसी ने तख्त जरा ऊंचा बना दिया तो हमने कह दिया मेज है। तो हो सकता है तख्त हो, ऊंचा तख्त हो। तो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में हमारे माइंड की इंटरफियरेंस हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। जैसे लॉक ने कहा, माइंड 3 तरह के कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाता है। रिलेशन माइंड तय करता है, इसका इससे रिलेशन है, उनमें रिलेशन है या नहीं है, वो माइंड रिलेशन एस्टेब्लिश कर देता है, इसका इससे रिलेशन है। एक कुर्सी रखी है, एक कुर्सी रखी है, उन कुर्सी में दूसरी कौन है और पहली कौन सी है, ये कुर्सी के अंदर गुण नहीं है। अगर कुर्सी का गुण होता तो इस कुर्सी को कहीं भी रखो, पहली कुर्सी कहलाएगी, और अगर कुर्सी का गुण होता तो ये दूसरी कहलाएगी। तो इनकी जगह देख करके माइंड जो है, इधर से देखेगा कहेगा पहली दूसरी, इधर से देखेगा पहली दूसरी। तो ये जो रिलेशन है, ये माइंड एस्टेब्लिश करता है। इनमें गड़बड़ भी हो सकती है रिलेशन एस्टेब्लिश करने में। इसी तरह मूड भी उनका व्यवहार इनका देखने के लिए। तो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो है उसमें सर्टेनिटी नहीं होती। इसलिए जब नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन हम लाते हैं तो उसको परखने के लिए हमें पहले रिड्यूस करना पड़ता है उसे सेंस डेटा में। तो रसल की ये जो फिलॉसफी है, ये बेसिक फिलॉसफी है जिसको उन्होंने आज तक रखा है, अभी तक छोड़ा नहीं है इसको। चलिए डिस्क्रिप्शन पर थोड़ा सा और वर्णन करेंगे हम, क्योंकि कुछ चीज़ें डेफिनेट डिस्क्रिप्शन होती हैं, कुछ डेफिनेट नहीं होती, इनडेफिनेट डेफिनेशन। इस पर भी थोड़ा सा हम विचार करेंगे, और उसके विचार करने के बाद हम उनकी जो लैंग्वेज फिलॉसफी है,
एनालिटिक फिलॉसफी है, उसको छोड़ के थोड़ा सा आ जाएंगे हम लॉजिकल एटमिज्म पर, क्योंकि लॉजिकल एटमिज्म उनकी मोस्ट मॉडर्न है, सबसे बाद की फिलॉसफी। बीच की वे छोड़ते रहे हैं तो बाद वाली पे आ जाएंगे। सारी फिलॉसफी हमने नहीं लेनी, क्योंकि रसल ने बहुत अलग अलग तरह की फिलॉसफी देते रहे हैं।